हेलो। ये ऑडिबल बुढ़ा। यस सर। हम्म। चलो। सो अभी मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट टू एंड वाला रहेगा। अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे आपको डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दो। आई विल इंक्लूड दैट कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग द डिस्कशन। ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन जो जे मेन में तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, वो है एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखने को आ सकता है, या फिर फोर कंपाउंड्स दिए होंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, या फिर इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन। ठीक है ना। तो अब अगर एकदम फाइनल रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे हम लोग बेटा, तो वेन एवर यू गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑफ दिस एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन, तो अप्रोच क्या होनी चाहिए? अप्रोच, जब भी क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड आया तो पहली अप्रोच आपकी होनी चाहिए, चेक फॉर कैटेगरी, कैटेगरी ऑफ कंपाउंड। कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स का मतलब, अगर आपने नोटिस किया कि H कनेक्टेड टू कार्बन है, तो दैट विल बी लेस एसिडिक देन H कनेक्टेड टू नाइट्रोजन। दैट विल बी लेस एसिडिक देन H कनेक्टेड टू ऑक्सीजन। दूसरी बात, मोस्टली जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो ये वाले आते हैं, मतलब मोस्टली H कनेक्टेड टू O होता है। ठीक है, तो उसका डिस्कशन हम दूसरी बार करेंगे, यहां पर करेंगे, यहां पर लिखेंगे इफ कैटेगरी इज सेम। इफ कैटेगरी इज सेम, उसका डिस्कशन यहाँ करने वाले हैं। ठीक है। बट उससे पहले ये आपको पता होना चाहिए, मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मीथेन ज्यादा एसिडिक है या अमोनिया, योर आंसर विल बी अमोनिया। H2O ज्यादा एसिडिक है या अमोनिया, योर आंसर इज H2O। व्हाई? H कनेक्टेड टू O मोर एसिडिक देन H कनेक्टेड टू N, मोर एसिडिक देन H कनेक्टेड टू C। ठीक है। इफ कैटेगरी इज सेम, इफ कैटेगरी इज सेम, जैसे मान लेते हैं H कनेक्टेड टू O है, राइट? क्योंकि मोस्टली आपको यही क्वेश्चन आएगा, मोस्टली यही आएगा। इसमें भी आप चेक कर लो कि कहीं वो सल्फोनिक एसिड तो नहीं है बेटा।
अगर बाई चांस आपको सल्फोनिक एसिड दिखाई दिया तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। फिर अगर बाई चांस दिया हुआ है उसमें कहीं पर भी H2CO3, उसके बाद आप फिनॉल चेक कर लो। फिनॉल किसको कहते हैं बेटा? वेन एवर OH इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग तो उसको फिनॉल कहते हैं। फिर उसके बाद वाटर आता है, फिर एल्कोहल आता है। बट सारे एल्कोहल्स में से एक एल्कोहल मिथेनॉल ऐसा है जो वाटर से थोड़ा ज्यादा एसिडिक होता है। बाकी सारे एल्कोहल वाटर के बाद आते हैं। आप ध्यान से देखो, इन सब में H कनेक्टेड टू O है बेटा। इन ऑल दीज केसेस H कनेक्टेड टू O है। अब शुरू करते हैं। इसके बाद जो कुछ दूसरे कंपाउंड्स भी हैं जिसमें H कनेक्टेड टू O नहीं है, बट वो भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे टर्मिनल एल्काइन। तो टर्मिनल एल्काइन एसिडिक तो है, बट इट इज लेस एसिडिक देन एल्कोहल, वाटर, फिनॉल, इन सबसे कम एसिडिक है। ठीक है। फिर इसके बाद जो हमें पढ़ना होता है वो होता है H कनेक्टेड टू N। देखो ऊपर हमने क्या लिखा है, H कनेक्टेड टू N मोर एसिड देन H कनेक्टेड टू कार्बन। बट ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन ये स्पेशल केस है बेटा, इसको टर्मिनल एल्काइन के नाम से बुलाते हैं। टर्मिनल एल्काइन के नाम से बुलाते हैं। और फिर NH3 के इधर जब लिखेंगे तो यहां पर हम लोग लिखेंगे NH3 के इधर H कनेक्टेड टू अगेन कार्बन, बट वो एल्कीन वाला है जो कि कम एसिडिक होता है। और यहाँ लास्ट में लिखेंगे खराब एसिड होता है एल्केन वाला। ठीक है। सो ये एक ऑर्डर है जो दिमाग में आपको डाल लेना है बेटा, बिकॉज डायरेक्टली एग्जाम में आएगा तो आप डेफिनेटली कर दोगे। ठीक है। सल्फोनिक एसिड इसको कहते हैं, पहले वाले को। दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये फिनॉल। ठीक है। अब जनरल वे में सॉल्विंग कैसे करते हैं कि अगर बाय चांस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया जाए, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जिसको हम लोग EWG बोलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है कहीं पर तो उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है बड़ा ERG, तो इट डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। और ये जो इंक्रीज है डिक्रीज वाली चीजें ज्यादा पूछी कब जाती हैं? ज्यादा पूछा जाता है बड़ा फिनॉल में। फिनॉल इज अ स्पेशल कैटेगरी जिसके क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं। फिनॉल इज अ स्पेशल कैटेगरी जिसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे कि फिनॉल मैंने यहां लिखा था। ठीक है। इस पोजीशन को आप जानते ही हैं, ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। इस पोजीशन को मेटा पोजीशन कहते हैं, है ना। इसको भी हम लोग ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, इसको भी मेटा कहते हैं, और इसको पैरा पोजीशन कहते हैं। तो जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या रिलीजिंग होते हैं, ग्रुप विच आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाया रेजोनेंस, ठीक है, जिसको हम लोग मेसोमेरिक भी बोलते हैं, मेसोमेरिज्म, वाया रेजोनेंस, ये डू नॉट ग्रुप्स विच आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाया रेजोनेंस और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, कुछ भी लिख लो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाया रेजोनेंस डू नॉट you know apply any effect if connected
एट मेटा पोजीशन। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई इफेक्ट नहीं होगा रेजोनेंस का अगर मेटा पोजीशन पे वो ग्रुप लगा हुआ है। ग्रुप एट मेटा applies ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगा। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस एम के अगर लिस्ट में लिखना चाहोगे तो बहुत इफेक्टिव होता है NH माइनस, बहुत इफेक्टिव ग्रुप होता है। O माइनस, ठीक है ना। देन NH2 इफेक्टिव होता है। ये पावर के साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बता रहा हूं आपको। फिर इसके बाद आप लिखना चाहेंगे तो OH लिख सकते हैं, OCH3 लिख सकते हैं, देन NHCOR करके लिख सकते हैं, COR लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरे जो इफेक्ट होते हैं, मतलब ग्रुप्स होते हैं, उनमें आप लिख सकते हैं जैसे CH3 लिख सकते हैं, CH2 CH3 उसके बाद आता है। ये सब समझ लो काइंड ऑफ रेजोनेंस टाइप के ग्रुप्स ही हैं। फिर आप ऐसा ग्रुप भी लिख सकते हैं जिसकी पावर थोड़ी, अब क्या है बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, देखो बड़ा ग्रुप है बट उसका इफेक्ट कम है। ठीक है, वो रेजोनेंस वाला है, इंडक्टिव नहीं है ये सब। ठीक है ना। अब यहीं पर समझ लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता, यानी रेजोनेंस यानी माइनस है। तो इसमें पावर बहुत इफेक्टिव तो नहीं होता है, बट NO2 हो गया, CCl3 हो गया, CF3 हो गया, ये पावरफुल विड्रॉइंग होते हैं बेटा। इसके अलावा भी विड्रॉइंग होते हैं, जैसे CN आप ले लो, CHO ले लो, ये सब भी विड्रॉइंग होते हैं। SO3H, ये सब विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ठीक है ना। तो ये इसलिए मैंने लिखा क्योंकि हमने ऊपर क्या लिखा है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिकेशन एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिकेशन। तो जब तक आपको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और विड्रॉइंग का आइडिया नहीं होगा, तब तक आप ये बता नहीं पाओगे कि एसिडिकेशन ज्यादा हुई या कम हुई। ठीक है, जनरली लोन पेयर वाले ग्रुप्स आप याद रखना कि प्लस एम होते हैं। जनरली जो लोन पेयर जिनके पास डायरेक्टली कनेक्टेड जो एटम होता है, अगर उस पर लोन पेयर है तो वो जनरली प्लस एम वाला होता है। ठीक है ना। ये सिर्फ एल्काइल वाले एक्सेप्शंस वाले केसेस ये हाइपर कॉन्जुगेशन से काम करते हैं, इसलिए ज्यादा मैं उस पर लिख नहीं रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको अब, बिकॉज 5 दिन बाद 6 दिन बाद आपका पेपर है, तो आपको आंसर निकालना सीख लेना है कि मेरा आंसर गलत नहीं हो। ठीक है। इसके अलावा इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे तो आप ऐसे रट लो, ऑल ग्रुप्स आर माइनस आई। ऑल ग्रुप्स आर माइनस आई, माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा आपको प्लस आई लेना है बेटा, एल्काइल ग्रुप्स को, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एल्काइल ग्रुप्स, और यहां पर जब आप लोगे तब आपका मोर कार्बन इन एल्काइल इंप्लाइज मोर प्लस आई। आप देखो दोनों में डिफरेंस देखो, यहां पर अलग चीज है, ये अलग चीज है, यहाँ कार्बन बढ़ रहा है बट प्लस आई नहीं है। ये हम लोग रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन वाली चीज है, तो कंफ्यूज मत होना। ये एल्काइल ग्रुप का प्लस आई वाला इफेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक। अब मैंने लिस्ट आपको लिख दी है, अब मुझे मान लीजिए क्वेश्चन देना है। तो यहां पर फिनॉल है, मैं दूसरा फिर से फिनॉल लिखता हूं, मैं फिर से एक फिनॉल लिखता हूं, मैं फिर से फिनॉल लिखता हूं, मैं फिर से एक फिनॉल लिखता हूं। अब क्वेश्चन पूछा गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो पहले आप इसको फिनॉल देखो, मैंने ग्रुप हटा दिया, अब एग्जाम में थोड़ी नहीं आएगा, नहीं तो इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले रेजोनेंस से विड्रॉइंग ग्रुप लिखो माइनस एम का, बेस्ट है ये। माइनस एम अगर लगा हुआ है तो बेस्ट एसिडिक बना देगा वो। इसके बाद बिकॉज अब आप रेजोनेंस के अलावा दूसरा फैक्टर देखना चाहोगे, तो माइनस आई का ग्रुप लगा दो, कोई भी ग्रुप यहां लगा दो, जैसे OCH3 लगा दो। तो मैंने क्या लिखा, ऑल ग्रुप्स आर माइनस आई, OCH3 माइनस आई होगा। और हमने रेजोनेंस क्यों नहीं यहां पर लिया, क्योंकि हमने क्या लिखा, ग्रुप्स विच आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग डू नॉट अप्लाई एनी इफेक्ट इफ कनेक्टेड एट मेटा पोजिशन। तो यहाँ रेजोनेंस वर्क ही नहीं करता है।
इस जगह पे सिर्फ इंडक्टिव करेगा और ये माइनस आई लगाएगा। और रेजोनेंस डोमिनेटिंग इफेक्ट है ना। रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव, ताकि आप पहले रेजोनेंस वाले को पावरफुल माने। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में ये ऐसे आएगा। फिर कोई ग्रुप ना लगे और फिर लगे प्लस आई वाला, कोई CH3 लगा दो, यानी कि नो ग्रुप, फिर प्लस आई वाला। और फिर अगर रेजोनेंस के थ्रू रिलीजिंग ग्रुप है, तब वो एसिडिक स्ट्रेंथ खराब कर देगा बहुत ज्यादा। ये लगभग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है बेटा, कि जो भी कंपाउंड दिया है आप उसमें चेक करो कोई रेजोनेंस से विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है क्या, और वो सिर्फ ऑर्थो पैरा पे लगता है। मेटा पे फिर लगा है तो मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव लगेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट हमने लगाया। फिर नो ग्रुप, फिर प्लस आई क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर देगा। प्लस एम क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर देगा, और ज्यादा डिक्रीज करेगा। रेजोनेंस डोमिनेट करता है, अगर डिक्रीज कर रहा है तो बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है बेटा। एक बार आप इसको प्रोसेस कर लो बेटा। आप कुछ स्क्रॉल अप करना वाना चाहते हैं तो भी मैं कर दूंगा, आप एक बार चेक कर लो बेटा। एनी डाउट बेटा। Just a second. यस, आप एनालाइज करो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं सब पे। और आपको जो भी समझ में आए आप बस उसके बेसिस पे आंसर टिक करके आना है आपको। और सबके लिए मैं बोल रहा हूँ बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। यू ट्राई टू अटेम्प्ट मोर देन 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25। जब आप अटेम्प्ट करोगे तभी आपका कुछ स्कोर आएगा। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो स्कोर नहीं आएगा। अब आप इतना सारा पढ़ चुके हो, अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तो टिक कर देना आंसर को, मार्क कर देना आंसर को। एटलीस्ट केमिस्ट्री में तो डेफिनेटली करोगे। बाकी में हो सकता है मैथ्स में उतनी पॉसिबिलिटी ना हो तो मत करना, लेकिन केमिस्ट्री में चांस जरूर ले सकते हो।
प्रोवाइडेड आप एलिमिनेट कर पाओ दो ऑप्शंस पे। अगर आपको लगे इंटायरली अलग है, कुछ कॉमन सेंस भी नहीं लग रहा, देन यू कैन लीव। So can you scroll up a bit? यस बेटा। विथ विच पार्ट? Yeah, छोटा that's it कर here. दूं क्या मैं इसको? आप देखो, आप क्या इसको जूम करके आप देख पाओगे ये सब? Yes, sir. इज इट पॉसिबल? हाँ, तो देख लो। ये शीट में भेज दूंगा, आप सिर्फ प्रोसेस करो चीजों को कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तो मैं भेज दूंगा। बिकॉज इसीलिए मैं वर्ड फाइल में लिख रहा हूँ। आई सेंड एवरीथिंग, बट आप सिर्फ देख लो, राइटिंग चेक कर लो, कहीं पर कुछ राइटिंग समझ में नहीं आ रही, यू आस्क दैट। बिकॉज अब आप ज्यादा पूछ भी नहीं पाओगे बाद में मुझसे, और मैं रिप्लाई भी उतना नहीं दे पाऊंगा। तो आप अगर कुछ राइटिंग का प्रॉब्लम है वो पूछ लो, और प्रोसेस करो चीजों को कि ये क्यों लिखा है या वो क्यों लिखा है। कॉपी करने की as सच पूरी जरूरत नहीं है आपको। So in electron withdrawing groups after CCl3, which group is that? CF3 बेटा। शॉर्ट में थोड़ी बहुत चीजें लिख सकते हो ताकि आपको समझ में चीजें बाद में जब मैं शीट भेजूं ये वाली, तो आपको ऐसा बहुत कंफ्यूजन ना रहे। Yes, sir, done. हम्म। चलो, अब एक क्वेश्चन जो आपको शायद मिल जाए एग्जाम में, लेट मी गिव यू दैट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के बड़े चांसेस हैं बेटा, कि आपको फिनॉल तो देगा वो, बट NO2 पैरा पोजिशन पे लगा सकता है, या वो दो NO2 पे लगा सकता है, ठीक है, या तीन NO2। तीन NO2 वाला तो बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, पिक्रिक एसिड इसको कहते हैं। ये इतना ज्यादा एसिडिक है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ऑल्दो फिनॉल नॉर्मल सिचुएशंस में ज्यादा एसिडिक नहीं होता है, इवन मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, इतना ज्यादा एसिडिक है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके साथ वो कंपैरिजन कराएगा दूसरे फिनॉल्स को ही, जैसे कि दो NO2 वाला फिनॉल, तो ऑफ कोर्स तीन NO2 वाला दो NO2 से ज्यादा हो जाएगा, ये तो ऑब्वियस है ना। इसके बाद की जब तुम एक NO2 लगाओगे तो ऑब्वियसली ये भी इनसे ज्यादा हो जाएगा। जो इसके बाद लिखे जाएंगे, तो मैंने जैसे पैरा पोजिशन पे NO2 लगा दिया, आप उसके बाद ऑर्थो पे लगा दो, फिर उसके बाद आप लगा दो मेटा पे, और फिर कहीं भी नहीं लगाना है, ठीक है। तो इस ये जो ऑर्डर मैंने यहां लिखा है इसको पॉम करके याद रखो, पॉम, यानी कि पैरा नाइट्रोफिनॉल,
ग्रेटर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, और ग्रेटर देन मेटानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये करेक्ट ऑर्डर है। आ, अगर कोई बच्चा बिना इस ऑर्डर को याद किए डायरेक्टली सोचेगा कि मैं आंसर लिख दूं, तो उससे क्या मिस्टेक हो सकती है? वो गलती से ऑर्थोनाइट्रो को पैरानाइट्रो से पहले रख सकता है, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रो और पैरानाइट्रो दोनों में रेजोनेंस लग रहा है, -m लग रहा है, दोनों में -m लग रहा है, लेकिन इसमें -i ज्यादा लग रहा है। इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, पास रहेगा तो ज्यादा इंडक्टिव लगाएगा, तो इससे एसिडिफिकेशन और बढ़ानी चाहिए। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ हो जाती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो जाती है बेटा? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इससे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ रिड्यूस कर जाती है थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी। तो इसीलिए वो जो पैरा पे रेजोनेंस लग रहा है, उसके कंपैरिजन में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है। तो ये एक परफेक्ट क्वेश्चन है जो तुम्हें एग्जाम में मिल सकता है बेटा। पैरा नाइट्रोफिनॉल ग्रेटर देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ग्रेटर देन मेटा नाइट्रोफिनॉल ग्रेटर देन फिनॉल। इसको प्रोसेस करो बेटा, 1 मिनट। Yes, so चल, अब हम लोग बात करेंगे बेटा बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस की। बेसिक स्ट्रेंथ रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसमें ज्यादातर एमाइंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बेटा। एमाइंस बेस्ड क्वेश्चंस, तो हम लोग पहले बात करेंगे सिंपल एमाइंस की। सिंपल सिंपल एलिफेटिक एमाइंस। सिंपल एलिफेटिक एमाइंस में जो क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में आएगा वो ऐसा बोलेगा: राइट बेसिक स्ट्रेंथ इन aqueous मीडियम। तो मैं आंसर के साथ ही पूरा लिख रहा हूं, ये बिल्कुल आप ये याद कर लेना। डाइमिथाइलेमाइन ग्रेटर देन मिथाइलेमाइन ग्रेटर देन ट्राइमिथाइलेमाइन ग्रेटर देन अमोनिया। ये एक क्वेश्चन आ सकता है बेटा। दूसरा क्वेश्चन इथाइल के लिए आ सकता है। तो इथाइल के लिए होता है डाई इथाइलेमाइन ग्रेटर देन ट्राई इथाइलेमाइन ग्रेटर देन इथाइलेमाइन ग्रेटर देन अमोनिया। छोटा सा डिफरेंस देखो बेटा, पहले वाले में 2 डिग्री एमाइन सबसे ज्यादा है, उसके बाद 1 डिग्री है, फिर 3 डिग्री और फिर अमोनिया। और दूसरे वाले में 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है। यानी एक बात तो याद रखने के लिए आसान होगा कि 2 डिग्री दोनों में नंबर 1 है, चाहे वो मिथाइल वाला केस हो या वो इथाइल वाला केस हो। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद आपको क्या करके रखना है बेटा? 2 डिग्री वाला सबसे पहले लिखना है। मिथाइल होगा तो 1 डिग्री पहले लिखना है। अब होता क्या है कि जैसे आप मिथाइल से इथाइल की तरफ जाते हो ना बेटा, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाता है, और इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ने से इसको फेवर करता है टर्शरी वाले को, इसलिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अब ये जो इसमें लिखा ना एक्वस मीडियम, सारी कहानी यहाँ छिपी है। तो 2 फैक्टर्स यहाँ पर आंसर डिसाइड करते हैं। 2 फैक्टर्स डिसाइड आंसर।
फर्स्ट फैक्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, जिसकी वजह से जो टर्शरी एमाइंस होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी। कंफ्यूज मत होना बेटा, ये तब जब सिर्फ इंडक्टिव लगता, अगर बाई चांस। दूसरा फैक्टर होता है जिसको कहते हैं हाइड्रेशन इफेक्ट। हाइड्रेशन इफेक्ट जो है ज्यादा इफेक्टिव होता है RnH2 पे, तो उसके हिसाब से RnH2 ज्यादा बेसिक होना चाहिए था। ठीक है, अगर दोनों के कंबाइंड फैक्टर्स को यूज करें, कंबाइंड इफेक्ट, तो 2 डिग्री ऐसा एमाइन होता है जिसमें दोनों फैक्टर्स, इंडक्टिव एज वेल एज हाइड्रेशन, मॉडरेटली अच्छी तरह से लगते हैं। इसीलिए R2NH बेस्ट बेस बन जाता है। ठीक है, इसीलिए आप देख सकते हो दोनों केसेस में सेकेंडरी एमाइन सबसे अच्छा बेस है। बाकी के लिए एक्सप्लेनेशन बहुत परफेक्ट नहीं होता है, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसकी वजह से मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसको याद रखना, सिर्फ नाम जरूर याद रखना कि दो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आंसर वो है। ठीक है, एक बार इसको प्रोसेस करो बेटा। कोई कंफ्यूजन माइंड में आ रहा हो तो बोलो। और छोटा करना पड़ेगा क्या? वेट अ मिनट। अरे यार, चलो देख लो, आपको कुछ स्क्रॉल अप डाउन करना है तो मुझे बता दो। प्रोसेस करो, दिमाग में डालो, ये क्वेश्चन समझ लो, आंसर सब मैं आंसर के साथ ही सब दे रहा हूं आप। जस्ट प्रोसेस दिस वन। Yes, sir, done. कोई डाउट नहीं बेटा। अच्छा, हम मैं जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो एक सिंपल एमाइंस वाले क्वेश्चंस है। अब आते हैं जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। another type which includes another type which includes aliphatic, aromatic, all together। ठीक है, इसमें रूल बड़ा क्लियर है। if lone pair takes part lone pair of nitrogen takes part in resonance, basic strength decreases। ठीक है, और डबल बॉन्ड का जो लोन पेयर है डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। ठीक है, अब मैं एक बड़े से ऑर्डर के साथ तुमको मतलब देता हूं। इनमें से चार कंपाउंड्स आपको एग्जाम में मिल सकते हैं।
और सीधे सीधे वो बेसिक स्ट्रेंथ आपसे पूछेगा। तो जैसा मैं लिख रहा हूँ उसी हिसाब से आपको फॉलो करना है। आप ध्यान से देखना एग्जाम में, अगर आपको लगे कि इस डिजाइन का बेस है जिसमें डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन हो, और एक या दो नाइट्रोजन ऐसे हों जो रेजोनेंस के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर सके इस नाइट्रोजन को। देखो ना, लोन पेयर सिंगल डबल, यानी अगर ये रेजोनेंस करेगा तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन डालेगा और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को मिल जाएंगे। तो इनडायरेक्टली ये लोन पेयर समझ लो यहाँ तक पहुंच गया। इसको कहते हैं गुआनिडिन। ये एक स्पेशल कंपाउंड है बेटा, गुआनिडिन कंपाउंड बहुत ज्यादा बेसिक होता है। तो मैं गुआनिडिन नहीं बोलूंगा, गुआनिडिन टाइप बोलूंगा। मतलब हो सकता है इसी के इससे मिलता जुलता एग्जैक्ट ये ना हो, बट तुमको डिजाइन समझ में आ रही है कि डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, फिर एक कार्बन है, फिर उसके बगल में एक नाइट्रोजन लगा हुआ है जिसके पास लोन पेयर। इस डिजाइन को मिला तो समझ लेना बेस्ट बेस है। ठीक है, एक हो सकता है ऐसा नाइट्रोजन, या दो हो सकता है, दोनों केसेस में उनकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये इसके बाद अगर ये नहीं है तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बेटा कि जो आपने चूज किया है नाइट्रोजन, वो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, मतलब चुपचाप ऐसे ही लोकलाइज्ड बैठा हुआ है, लोकलाइज्ड, बस इसमें कोई स्पेशल चीज भी नहीं है। ठीक, अगर बाय चांस कोई एक और नाइट्रोजन कहीं लगा दिया जाए तो ये मत सोचना कि इसके पास दो नाइट्रोजन है ये ज्यादा बेसिक है, रॉन्ग। एक नाइट्रोजन माइनस आई लगा करके दूसरे नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे माइनस आई डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। ग्रेटर देन, अब बाई चांस तुम्हारे पास कोई डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन आ जाए जिसमें ये एमाइडीन या गुआनिडीन टाइप का ना हो, यानी सिंपल डबल बॉन्डेड हो। देखो यहाँ डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन तो है लेकिन ऐसा कोई नाइट्रोजन यहाँ नहीं है जो अपना लोन पे रेजोनेंस के थ्रू इस पे ड्रॉप करता हो, इसको पाइरिडीन कहते हैं। तो ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन नॉर्मल सिनेरियो में सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन से कम बेसिक होता है, प्रोवाइडेड दोनों लोकलाइज्ड हो, दोनों के लोन पे रेजोनेंस में नहीं जाने चाहिए। फिर इसके बाद बारी आती है बेटा ऐसे कंपाउंड की जिसमें नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में चला जाता है, जिससे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ काफी रिड्यूस कर जाती है। ठीक, इसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एनिलीन। अब कहानी यहीं पर शुरू होती है कि अगर हमने चार एनिलीन्स ले लिए या पांच एनिलीन्स ले लिए, एनिलीन्स में अगर मान लीजिए कोई प्लस एम इफेक्ट का ग्रुप लगेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी ओनली फॉर एनिलीन, और ये सब एनिलीन सब पीछे रहने वाले हैं। मतलब जो मैं लिख रहा हूं ये पाइरिडीन के बाद के कंपाउंड्स हैं, पाइरिडीन तक उनका बेसिक स्ट्रेंथ आगे है। फिर प्लस आई वाला लिख सकते हो, फिर नो ग्रुप लिख सकते हो, और फिर आप लिख सकते हो माइनस आई, और माइनस एम सबसे खराब बेस कर देगा। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास पायरेट एक एनिलीन दिया हुआ है लाइक दिस, और मैं यहाँ पर एक ग्रुप लगा देता हूँ, जैसे समझ लो CH3, है ना, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए मैंने लगा दिया है काइंड ऑफ यहाँ पर CH3, तो वो उससे कम होगा। फिर नो ग्रुप वाला लगा दो आप, फिर आप एक ऐसा लगा दो जिसके पास माइनस आई हो, बट वो मेटा पे होगा, ऑर्थोपैरा पे लगाओगे तो प्लस एम लगाने लगेगा। ठीक, या अब यहाँ पर लगाओगे माइनस एम तो माइनस एम कहाँ लगेगा? अपना पैरा पे लगा दो, NO2 ग्रुप है ना, तो यहाँ पर NH2 लगा दो। तो ये पांच एनिलीन्स हो गए। जैसे फिनॉल्स में हमने एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन किया था, उसी तरह से एनिलीन में बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन होता है। बट इन सब से पहले ये सारे कंपाउंड्स आ जाते हैं। ठीक है ना। अब बहुत ही अगर मुझे खराब करवाना है, बहुत ही खराब, तो बहुत ही खराब में एक तो एरोमेटिक अगर हो जाए, एरोमेटिक इस टाइप का, या फिर नाइट्रोजन का लोन पेयर CO के साथ रेजोनेंस में चला जाए, तो ये नेग्लिजिबल बेसिक वाले कंपाउंड्स होते हैं। इसको भी प्रोसेस कर लो बेटा, दिमाग में डालो, जस्ट प्रोसेस दिस। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे बेटा इनमें से। मैं सिर्फ वही डिस्कशन कर रहा हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, जिसपे सीधे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं।
सर। यस बेटा। सर आपने पहले उसमें लिखवाया था कि ग्रुप्स विच आर EWG और ERG वाया रेजोनेंस डू नॉट अप्लाई एनी इफेक्टिव कनेक्टेड एट मेटा। तो सिर्फ फिनॉल के केस में या ओवरऑल? सब जगह एवरीवेयर, ओके। जहां भी बेंजीन रिंग होगी, हाँ। वो बेंजीन में जहां भी मेटा पोजीशन होगा वहां रेजोनेंस वर्क नहीं करता। ठीक है। हम्म। तो जैसे यहां पर भी देखो मेटा पोजीशन पे ही तो है NH2 के रिस्पेक्ट में, जहां हम्म। मैंने सिर्फ -I चूज किया है। हाँ। गॉट। यस, सो गॉट। चलो, कोई डाउट बेटा? हम्म। अब क्वेश्चन बाई चांस आपको अगर आ जाए एग्जाम में अबाउट कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, तो कॉन्सेप्चुअली तीन फैक्टर्स हैं बेटा, थ्री फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी डिसाइड होती है। एक होता है जिसको रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है, रेजोनेंस कहते हैं। दूसरे को हम लोग कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन तभी वर्क करता है जब C+ के साथ एक अल्फा कार्बन पे H लगा हो ऐसे, और ये अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, sp3 यानी सिंगल बॉन्डेड, तभी वर्क करेगा। तो हम लोग बोलते हैं मोर नंबर ऑफ अल्फा H implies मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, implies मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, ठीक है। रेजोनेंस कब होता है? जब प्लस सिंगल डबल टाइप का कुछ हो, ठीक है, या प्लस सिंगल और कोई नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन जैसा लोन पेयर, उसको बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस कहते हैं। ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल बनाता है, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस, ठीक है ना। और तीसरा आता है बेटा इंडक्टिव, इंडक्टिव। तो +I से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और -I से स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। नॉर्मली जो 3 डिग्री एल्काइल कैटायन होते हैं वो 2 डिग्री एल्काइल कैटायन से ज्यादा स्टेबल होते हैं, और फिर 1 डिग्री एल्काइल कैटायन, कार्बोकैटायन। ओके, ये तो जनरल ऐसे ही याद रखने के लिए हो गया। अब बड़ा सा ऑर्डर भी मैं लिख देता हूं ताकि अगर उनमें से चार क्वेश्चन कोई आ गया तुम्हारे एग्जाम में, चार कंपाउंड्स, तो यू विल बी एबल टू राइट परफेक्टली, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझ के रखना बेटा कि अगर बाई चांस तुम्हें ऐसा कोई कंपाउंड नजर आए जिसमें नाइट्रोजन लगा हुआ है और उसकी बाजू में यानी कि ऐसे कहीं प्लस है, तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक बनाता है, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस, एसिडिक कह रहा हूँ, स्टेबल बनाता है। फिर इसी तरह से एक दूसरा बैक बॉन्डिंग ऑक्सीजन वाला है, वो भी स्टेबल है बट उतना नहीं जितना नाइट्रोजन स्टेबलाइज करता है। ये भी रेजोनेंस देता है बट नाइट्रोजन ज्यादा देता है। इसके बाद अगर बाई चांस तुम्हें 3 फिनाइल ग्रुप्स कहीं मिलते हैं जो कि C+ के साथ है, तो वो स्टेबल बनाएंगे। 2 फिनाइल होंगे तो थोड़ी कम, यहां पर रेजोनेंस चल रहा है बड़ा, बेंजीन के साथ रेजोनेंस चल रहा है। फिर अगर 1 फिनाइल है बाई चांस, तो एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है कि 1 फिनाइल के कंपैरिजन में टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, इवन दो यहां पर रेजोनेंस नहीं है। तो ये हमारे लिए एक्सेप्शन हो गया बेटा, कि रेजोनेंस ना होने के बावजूद सिंगल फिनाइल के कंपैरिजन में टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक। इसके बाद हम लोग जो ये होता है
ये ऑलमोस्ट इक्वल स्टेबिलिटी वाला होता है सेकेंड डिग्री के कंपैरिजन में। फिर आप प्राइमरी ले सकते हो, और फिर मिथाइल वगैरह ले सकते हो। फिर बाई चांस अगर आपको लगे कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस है तो वो खराब होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला प्लस और खराब होता है। और अगर ब्रिजेट वगैरह हो गया तो ये ब्रेड्स रूल, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ब्रेड्स रूल के हिसाब से प्लस चार्ज ऑन ब्रिजेट कार्बन नॉट पॉसिबल, दैट इज ब्रेड्स रूल, BREDTS, ब्रेड्स रूल है ना। तो ये कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी है। ठीक है, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी है जो ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है। इसके अलावा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी एग्जाम में आ सकती है। कार्बन आयन के आने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। दो ही स्टेबिलिटीज के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, एक कार्बोकेटायन और एक रेडिकल। रेडिकल की स्टेबिलिटी बहुत आसान है, सिर्फ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा टफ है, वो याद रखना है। इसमें तो जो रेजोनेंस देगा वो पहले, जो रेजोनेंस नहीं देगा वो बाद में। इसमें तो झंझट ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर रेजोनेंस है, तो ये दोनों इसीलिए पहले हैं। इसमें ज्यादा रेजोनेंस इसलिए ज्यादा आगे है। उसके बाद तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है बेटा, यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। और इसमें 9 अल्फा H है इसके रिस्पेक्ट में। फिर इसके बाद दो से यानी सेकेंडरी, तो 6 अल्फा H, और फिर प्राइमरी जैसे 3 अल्फा H। तो ये सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एक बार इसको भी प्रोसेस कर लो बेटा। डन बेटा। यस।
चल, ये भी हमने डिस्कशन यहाँ पर फिनिश किया। हम्म, चलो, तो ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें मिलते हैं। अब इसके अलावा जो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है वो इन बिटवीन हम लोग डाल देंगे, रिएक्शंस में जहां भी रिक्वायरमेंट आएगी। तो हम लोग रिएक्शंस का अब डिस्कशन करेंगे, क्विक डिस्कशन। तो रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं, तो एक एक करके सबके लिए शॉर्ट में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में H2 नजर आया, और कोई साथ में मेटल कैटलिस्ट दिया हो सकता है ना। मेटल कैटलिस्ट दिया हो सकता है, कुछ भी दिया हो सकता है, निकल दिया हो सकता है, PD दिया हो सकता है, PT दिया हो सकता है, राइट। तो जब भी ये दिया होगा, अगर वो कहता है कि इन एनी रिएक्शन, अगर वो कहता है इन एनी रिएक्शन टू इक्विवेलेंट H2 आर कंज्यूम, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कंपाउंड है, कंपाउंड मस्ट हैव लाइक टू डबल बॉन्ड, है ना। क्योंकि एक डबल बॉन्ड के लिए एक H2 लगेगा, दो डबल बॉन्ड के लिए दो H2। या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा कि उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हुए, तभी तो दो H2 कंज्यूम कर पा रहा है, नहीं तो नहीं कंज्यूम कर पाएगा, राइट। तो ये इस तरह से कंक्लूजन्स निकाल लेंगे। बाकी आ, तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से, जेई मेन के हिसाब से, तो रिएक्शन बड़ी सिंपल सी है कि कोई भी एल्कीन दिया होगा, आपको H2 दिया है, साथ में मेटल कैटलिस्ट दिया होगा, आपको एल्केन बना देना है, दैट्स इट। ठीक है। ऑल्दो ऑल्दो एल्डिहाइड कीटोन को भी रिड्यूस किया जा सकता है ना। बाकियों को भी रिड्यूस कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस में ये जो रिडक्शन होता है H2 मेटल कैटलिस्ट को लेकर के, वो प्रेफरेंस में करता है सिंपल C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C को। C डबल बॉन्ड वो प्रेफरेंस में नहीं होता है, ठीक है। प्रीफर्स C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C रिडक्शन, ठीक है। प्रेफरेंस में होता है कि मान लीजिए कि मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2, और यहाँ पर समझ लो कि मैं एस्टर भी दे देता हूं तुमको, एस्टर भी दे दिया मैंने, लाइक दिस। और मैंने यहाँ पर तुमको बोला कि देखो ऐसा है, यहाँ पर मैंने H2 डाल दिया है ना, और वन इक्विवेलेंट है, तो ये किसको प्रेफरेंस में रिड्यूस करेगा बड़ा, इसको। इधर कुछ नहीं करने वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली ये। ठीक है, दैट्स इट। आप इसको भी प्रोसेस करो बेटा, कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो। तो इस तरह करके लगभग हम सारी रिएक्शंस को एक बार करना चाहेंगे। तो एक बार आप देख लो बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नो डाउट। चलो,
अब इसमें अ, हो सकता है एग्जाम में तुम्हें, ये मैंने कौन सा नंबर डाल दिया, 1 सेकेंड लेते हैं। अगर बाई चांस तुम्हें एग्जाम में सोडियम दिखाई दे, मतलब इट्स लाइक एरो दिया होगा और सोडियम लिखा होगा, तो बहुत केयरफुली सोचना होगा। अगर सोडियम के साथ उसने ड्राई ईथर लिख दिया, या तो लिखा होगा या ऐसा मॉलिक्यूलर वो दिया होगा, C2H5O C2H5 फॉर एग्जाम्पल। ठीक, तो ये दिया हो सकता है, तो ये समझ लेना कि ये वर्ज रिएक्शन है। और अगर बाई चांस सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ दिया हो, तो इसको हम लोग बर्च रिडक्शन कहते हैं। ठीक है। और सोडियम एल्कोहल के साथ दिया हो, तो कुछ ऐसी स्पेलिंग समझ लो, तो बोवियो ब्लॉक कहते हैं इसको। इसके एग्जाम में आने के कम चांसेस हैं। बीबी रिडक्शन करके आप याद रख सकते हो। ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा सोडियम आपको कहाँ दिख सकता है? सोडियम दिख सकता है जब कभी भी H कनेक्टेड टू O हो और इसको निकालना हो ½ H2 के फॉर्म में। ठीक है। जैसे कि आपको ROH दिया हो और आप इसमें बना दोगे RONA प्लस ½ H2। ये ये पॉसिबिलिटी है सोडियम की। अब आप ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे बेटा। जैसे मान लो कि पहला केस है, तो पहला केस में तुमको सिंपली क्या सोचना है कि दो एल्काइल हैलाइड आपको दी होंगी, और दो एल्काइल हैलाइड में आपको क्या करना है, एक्स को हटाना है, दोनों रेडिकल बनाने हैं और फिर आपस में जोड़ देना है। दिस इज सिंपल कपलिंग रिएक्शन बेटा। ये क्या होती है? कपलिंग रिएक्शन। कई बार क्या होती है, ऐसी कपलिंग रिएक्शन रिंग बनाने के भी काम आ सकती है। मान लीजिए कि CH2 और मैं यहां पर लिख दूं 6, और समझ लो यहां भी एक्स है और यहां भी एक्स है, तो समझ लो मैंने इनको इनको हटाया और जो 6 स्ट्रेट चेन थे उनको जोड़ दिया, तो एक साइकिल बन जाएगा ऐसा। तो ये सब वर्ज रिएक्शन का पार्ट हो गया। क्लियर है? तो इसमें क्या करते हैं बेटा, रिमूव एक्स, राइट रेडिकल, और कोई रीअरेंजमेंट नहीं होना है। सिर्फ तुमको दो रेडिकल को आपस में जोड़ देना है, वो तो या तो इंटरमॉलिक्यूलर होगा या जैसे मैंने रिंग बना दिया इंट्रामॉलिक्यूलर होगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बर्च रिएक्शन वाली चीज हो गई। बर्च रिडक्शन क्या करता है बेटा, ये किसी भी इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, और वो भी ट्रांस फॉर्म में। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में। आपको मान लो CH3C ट्रिपल बॉन्ड ये दिया हुआ है, आपने बर्च रिडक्शन कराया, तो आपको ऐसा ट्रांस ब्यूटूइन मिल जाएगा। दैट्स इट। ठीक है। ये इंटरनल के लिए होता है बेटा। ठीक है, टर्मिनल पोजीशन वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ इंटरनल वाले के लिए। और ये जो बोवियो ब्लॉ वगैरह है, ये एल्डिहाइड्स कीटोन्स या एस्टर को एल्कोहल में रिड्यूस करता है। ठीक है, एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, इवन एस्टर को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, सो इसको भी आप प्रोसेस करो, दिमाग में डालो बेटा। सोडियम, आप एग्जाम में आंख अभी आईज क्लोज करो और आईज क्लोज करके सोचो कि तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और क्वेश्चन में तुम्हें सोडियम दिखाई दे रहा है, तो सोडियम के साथ क्या दिया उसको ऑब्जर्व करो। ड्राई ईथर लिखा है सॉल्वेंट, लिक्विड अमोनिया लिखा है, या फिर C2H5OH लिखा हुआ है। उसके हिसाब से सोचो कि रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, क्या वो रिएक्टेंट दिया है, दिया है तो प्रोडक्ट क्या होगा। अगर वो वर्ज रिएक्शन में फॉल किया, कपलिंग रिएक्शन RR टाइप का बनाना है, बर्च रिडक्शन है, तो पक्का रिएक्टेंट ट्रिपल बॉन्ड होगा जिसको अपन को डबल बॉन्ड बना देना है। और अगर एल्डिहाइड्स कीटोन्स है तो उसको अल्कोहल बना देना है। अगर ROH टाइप का कोई कंपाउंड दिया और सोडियम दिख रहा है, तो H2 गैस लिबरेट करानी है और सोडियम एल्कोक्साइड बना देना है। क्या बना देना है बेटा? सोडियम एल्कोक्साइड।
चलो प्रोसेस करो, दिमाग में डालो बेटा ये सब। लिख लिया बेटा? समझ लिया, प्रोसेस कर लिया? कोई डाउट इस पे? नो सर। नहीं सर।
चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं बेटा। आप समझ लो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं बेटा, और आपको सडनली दिखाई दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सडनली आपको दिखाई दिया RMgCl या फिर RMgBr, ऐसा कुछ दिखाई दिया, मतलब आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखाई दिया। ठीक है, आपको ये दिखाई दिया। अब बहुत चांसेस है कि आपको ये रिएजेंट एग्जाम में मिल जाए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। तो ये क्या क्या करता है, ये अगर किसी यू you नो आप वाटर ले लो, आप कोई एल्कोहल ले लो, राइट, ये सब कंपाउंड्स होंगे जिसमें H कनेक्टेड टू O है, ठीक है, या फिर टर्मिनल एल्काइन भी चलेगा, या H कनेक्टेड टू नाइट्रोजन भी चलेगा। इन सब के साथ जैसे ही आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालोगे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये जो R है, ये इस एसिडिक H को लेता है, एसिडिक H को लेता है, एसिडिक H को लेता है, और बना देता है RH, दैट्स इट। यानी कि एल्केन प्रिपरेशन, one of the applications of Grignard reagent is एल्केन प्रिपरेशन। आपको एल्केन मिलेगा, साथ में आपको कुछ और भी मिल सकता है, कुछ और मतलब MgCl, और जो उधर से बचा हुआ हिस्सा है ना, मतलब रिमेनिंग पार्ट, कोई RP लिख देता हूं मैं, रिमेनिंग पार्ट, राइट। तो RH आपका मेन मिल रहा है। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए फिनॉल की रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgCl के साथ करा दी जाए, और यहां पर ईथर सॉल्वेंट ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, तो कंपाउंड क्या मिलेगा, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है। H कनेक्टेड O दिखा, इधर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखा, आप क्या करोगे बेटा, CH3 उधर से उठाओगे और CH3 को क्या दे दोगे, इस फिनॉल में जो H कनेक्टेड टू O का H है वो किसको दे दोगे, इसको दे दोगे, और क्या बना दोगे बेटा, CH4, दैट्स इट। और जो बच गया उसको लिख दो, वो रिमेनिंग पार्ट था इसका, और उधर से MgCl, दैट्स इट। ये आपके आंसर्स हो गए। कोई डाउट बेटा, कोई कंफ्यूजन, देख लो बेटा, कुछ कंफ्यूजन हो तो बोलो। नो डाउट। ये जो लेक्चर है और इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर, दोनों में हम इस तरह के ऑर्गेनिक का सारा रिवीजन कर लेंगे। आप अच्छे से इसको प्रोसेस करना, दिमाग में डालना, ये बड़ा हेल्पफुल होगा आपके लिए बेटा। चलो, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पहला फंक्शन है। इसमें हम लोग बोलते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट्स एज अ बेस, ठीक है, एक्ट्स एज अ बेस एंड abstracts acidic H to form एल्केन, ठीक है, ये। अब दूसरा इसका फंक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा, और आपको देखना बस इतना पड़ेगा कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप देख रहे हो, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ रिएक्शन कराया गया है, ठीक है। तो another another function of Grignard reagent is as a nucleophile. It acts as a न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल बहुत सिंपल है, अगर आपको HCHO दिखाई दे, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। तो जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके कांटेक्ट में आएगा, ऑफ कोर्स ड्राई ईथर सॉल्वेंट लेंगे हम लोग, क्वेश्चन में तुमको इसी तरह नजर आएगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है बेटा, इस R को बस इस कार्बन के साथ कनेक्ट कर देना है, राइट, इस कार्बन के साथ कनेक्ट कर देना, और ये जो C डबल बॉन्ड हो इसको सिंगल बॉन्ड बना देना है।
तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। और इसके बाद इसका प्रोटोनेशन करा देना है। तो इन शॉर्ट आप इसको बोल सकते हो कि आपको 1 डिग्री एल्कोहल अगर प्रिपेयर करने हैं तो आपको फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करानी होगी। सेम मैनर में अगर मैंने कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लिया, एनी अदर एल्डिहाइड, और मैंने इसी तरह से RMgCl डाला, ड्राई ईथर सॉल्वेंट लिया, कुछ बनेगा, फिर उसके बाद H2OH+ डालोगे, तो आपको यहां मिल जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। एंड रिजल्ट क्या होगा बेटा इसका? सेकेंडरी एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। फिर इसी तरह से अगर आपने कीटोन ले लिया और इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, यहां भी ड्राई ईथर, रिएक्शन उसी स्टाइल से होगी कि पहले ये यहाँ अटैक करेगा और ये CO डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। बाद में इसमें आपको हो सकता है ये दिया हो, नहीं तो कई बार वो एक्वा NH4Cl करके भी लिखा होगा। सेम चीज है बेटा, उसका काम है H+ देना। इट्स अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ना, तो ये H+ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ आपको टर्शरी एल्कोहल मिल जाएगा बेटा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एल्कोहल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? फॉर्मल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री एल्कोहल, other aldehyde give 2 degree alcohol, and ketones give 3 degree alcohol with Grignard reagent। ठीक है। इसको भी प्रोसेस करो बेटा, इसको भी दिमाग में डालो और याद भी करने की कोशिश करो अगर याद नहीं है तो। कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर। नो सर। हम्म। चलो, अब इसमें हो सकता है तुम्हें एग्जाम में एस्टर दिया हो, रादर देन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तुम्हें एस्टर दिया हो सकता है, लाइक R'
सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डबल डैश। और यहां पर आपकी रिएक्शन इसकी किसके साथ करा दी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ड्राई ईथर हमेशा रहने वाला। जनरल मैनर में ये जो एस्टर होता है या कोई भी एसिड डेरिवेटिव वो इस डिजाइन का होता है। इनकी रिएक्शन जब भी किसी न्यूक्लियोफाइल से होती है तो ये यहां अटैक करते हैं और इस लीविंग ग्रुप को निकाल देते हैं। ठीक वही स्टाइल से आपको ये रिएक्शन करानी है, यहां डालना है, इसको हटा देना है। तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा। हाँ, साथ में वो भी बन जाएगा, आर डबल डैश ओ भी तो निकला है और उसके साथ एमजीएच लगा लो। अगर इसका प्रोटोनेशन करोगे तो तुम्हें यहाँ एक छोटा सा अल्कोहल ऐसा मिल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये कीटोन फिर से रिएक्शन कर सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। और एंड में जाकर के आपको दो यहां पर आर ऐसे नजर आएंगे लगे हुए, जो बाद में अगर आप प्रोटोनेट करा दो तो आपको मिल जाएगा इस तरह से दो आर और ये होगा। यानी कि यहां पर इस तरह का आपको फाइनली क्या मिल रहा है बेटा, एल्कोहल। तो एस्टर की रिएक्शन भी हो सकती है इसी तरह से। एसिड हैलाइड की भी रिएक्शन भी लिख सकते हो आप, लिख दो सिमिलरली आर सी ओ सी एल, मान लीजिए आर डैश सी ओ सी एल दिया हुआ, सेम मैनर में है ना, कोई खास ऐसा डिफरेंस नहीं है। दूसरा, अगर नाइट्राइल दिया हो तो इसकी थोड़ी सी अलग रिएक्शन है। अलग रिएक्शन इन द सेंस कि ये यहां जाएगा, बस एक ही मॉलिक्यूल कनेक्ट होता है, एक से ज्यादा कनेक्ट नहीं करना है अपन को। और इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे जब, तो हम कीटोन बनाकर रोक देंगे रिएक्शन को। अगर हमने HCN से शुरू किया होता तो हमें कीटोन के बदले एल्डिहाइड मिलता, ऐसा। ठीक है। तो ये दो और एक्स्ट्रा रिएक्शन, इसके अलावा एक और रिएक्शन, बट वो एग्जाम में आने के कम ही चांसेस है, जैसे इपॉक्साइड है। ये ऐसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर रिएक्शन करने आता है बेटा, तो आर को, जो इन दो कार्बन एटम्स में से जो लेस क्राउडेड है वहां अटैक कराना है, ऐसा। लेस क्राउडेड कार्बन इज अटैक। तो ये बन जाएगा CH3CH। बाद में जब आप प्रोटोनेट करोगे तो यहाँ OH लग जाएगा। शुरू में तो बस एक आर कनेक्ट हुआ था। ठीक है, ऐसा। ये अब इसको भी आप प्रोसेस करो, दिमाग में डालो। ग्रिग्नार्ड भी हमने फिनिश कर दिया। जस्ट प्रोसेस दिस वंस बेटा।
डन बेटा। So on the second page, on the bottom, there like under similarly, what have you written? R-COCl, इसको एसिड हेलाइड कहते हैं बेटा। ये भी एक एसिड डेरिवेटिव होता है। आप इसको ऐसा समझ लो, कोई भी कंपाउंड जिसका डिजाइन R-COLG जैसा, एलजी मीन्स लीविंग ग्रुप, यानी कोई ग्रुप लीव करने के लिए यहाँ लगा हो, जैसे कि OR, जैसे कि Cl, इस तरह का। Okay, so got it. Noted. डन बेटा। ओके चल, अब हम लोग नेक्स्ट रिएजेंट पे एंटर करते हैं। अगर बाई चांस, देखो मैं आपको कैसे सिखा रहा हूं इस मोमेंट पे, कि समझ लो कल एग्जाम है, और कल एग्जाम में आपको RMGX नजर आए, तो आप क्या क्या सोच सकते हो, उसके आगे पीछे जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंगली यू कैन राइट योर आंसर। अब हम लोग अगले उस पे पहुंचते हैं, एंड दैट इज कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपके बैठे, पेपर में आपको जो है स्क्रीन पे आपको नजर आया एरो के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल BR2, बहुत इंपॉर्टेंट है, BR2 नजर आया, ठीक। तो आप ध्यान से देखो BR2 के साथ क्या लिखा हुआ है। BR2 के साथ अगर HNU लिखा है, तो ये हमारे लिए समझ ले एक रिएक्शन है, इसको कहते हैं एल्केन का रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एल्केन, जहां पर H विल गेट सब्सटीट्यूटेड बाय हेलोजन। इस ये सिमिलर रिएक्शंस इसकी दूसरी भी हैं, जिसमें Cl2H भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। ये अनवाया फ्री रेडिकल, वाया फ्री रेडिकल, शॉर्ट में लिखा, अभी डिटेल डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, डिटेल्ड वी विल डू, ठीक है ना। बी, आप चेक करो BR2 के बाजू में कहीं CCl4 तो नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो समझ लेना कि ये एडिशन रिएक्शन है, एडिशन टू एल्कीन, ठीक है, एडिशन टू एल्कीन, यानी कि समझ लो ऐसा दिया होगा, और आप उसमें 2 BR इस तरह से ऐड कर दोगे, ठीक है। डिटेल्ड वी विल डू, ठीक है। इसके अलावा आप देखना, ये तो शॉर्ट में बता रहा हूं कि क्या दिखे और क्या आप समझे एग्जामिनेशन हॉल में। अगर BR2 के साथ आपको नजर आ जाए Fe, या फिर AlCl3, या फिर FeBr3, कहने का मतलब है कोई लुईस एसिड, तो आप समझ लेना कि ये है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक, सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन का रिएक्शन है बेटा, ठीक है, बेंजीन का। इट्स लाइक बेंजीन दिया होगा, आप उसका H हटाओगे, और आप उसके बदले लगा दोगे क्या, आप लगा दोगे BR, ठीक है। अभी हम लोग डिटेल्ड करेंगे इसका जितनी जरूरत है। फिर इसके बाद वेट अ मिनट बेटा। हम्म, अगर बाय चांस आपको BR2 के साथ H2O नजर आ जाए, तो ये दो जगह इस्तेमाल होता है बेटा। या तो डबल बॉन्ड दिया होगा, और आप उसमें एक BR और एक OH ऐड कर दोगे, है ना, वाया मार्कोनिकॉव, ठीक है। या फिर ये दूसरा होगा, जिसमें फिनॉल दिया होगा बेटा, और फिनॉल के 3 पोजीशंस पे ऑर्थो पैरा पे BR लग जाएगा,
तो इस तरह से आपको ये प्रेसिपिटेट मिल जाता है। ठीक है, ट्राइब्रोमो प्रेसिपिटेट, ट्राइब्रोमो। ठीक है, ये दिया होगा। इसके अलावा अगर बाई चांस Br2 + CS2 करके लिखा है तो समझ लेना कि ये मोनो सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल है। मतलब ऐसा फिनॉल दिया होगा और Br उसके पैरा पोजीशन। आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट है Br2। कैन यू इमेजिन सो मेनी केसेस। और ये कोई एक चैप्टर नहीं है, Br2 अलग अलग चैप्टर्स में आ रहा है और अपना अलग फंक्शन शो कर रहा है। तो एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ तुमको ये देखना है कि Br2 के साथ में कौन सी चीज दी हुई है। ठीक है, अब देखो अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर आपको Br2 के साथ NaOH नजर आ जाए, Br2 के साथ NaOH, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन हो सकता है। हेलोफॉर्म रिएक्शन हो सकता है, या फिर ये हो सकता है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हेलोफॉर्म क्या होता है बेटा? जिसमें मोस्टली इस टाइप का या तो एल्डिहाइड कीटोन होगा, CH3COR वाला, या इस टाइप का एल्कोहल होगा 1 डिग्री या 2 डिग्री, जिसमें CH3CHOH ऐसे कनेक्टेड हो। तो इसके प्रोडक्ट क्या होते हैं? RCONA + CH इसमें दूसरे हेलोजेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। और ये क्या होता है बेटा? RCONH2 दिया होगा, उसमें अगर Br2 और NaOH आपने डाल दिया तो आपको RNH2 मिल जाएगा। ये CO हट जाता है, Na2CO3 बन के बाहर हो जाएगा। हाँ, NaOH के बदले KOH भी दिया हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ वो नहीं सोचना है, हो सकता है KOH लिखा हो। तो जरूरी नहीं कि NaOH ही हो, इट्स ओके। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले तो बेटा आप इन सबको प्रोसेस कर लो, पहले दिमाग में डालो। 1 मिनट, ये आप जूम अगर कर पा रहे हो तो आप कर लो, नहीं तो फिर मैं इसको बड़ा ही कर देता हूँ। ये पेज नीचे नहीं आ रहा है, देखते हैं और करने पे आ रहा है क्या। नहीं नहीं, ये तो वैसे ही चला आ रहा है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो देखो क्या होता है। नॉट पॉसिबल, वो ले ही नहीं रहा है। चलो ठीक है, आप देख लो बेटा, आपको क्लैरिटी मिल रही है क्या? Br2 वाले को देखो बेटा। Br2 के साथ क्या दिया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एनी डाउट्स बेटा? नो सर। चल, अब इसमें एक केस हम आज करते हैं और फिर बाद में करेंगे। तो यहाँ पर पहला वाला केस उठाते हैं जिसमें एल्केन की रिएक्शन हम लिखे ए वाला है ना, तो उसका थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखो बेटा, अगर बाई चांस आपको Br2H लिखा हुआ है, तो इसके बदले हो सकता है Cl2H दिया हो। दैट इज ऑल्सो ओके। तो इन सब में क्या होगा, H हटा करके आपको क्या लगाना होगा बेटा, हेलोजन। यू कैन राइट RCl और RBr, और ये क्या होता है, वाया फ्री रेडिकल। वाया फ्री रेडिकल। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन हाउ मैनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल इंक्लूडिंग स्टीरियो, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ऐसा लिखा होगा। ठीक है, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ, CH3 CH, CH3 CH2 CH3, और इसकी रिएक्शन तुमने Br2 या Cl2 से करा दी। ठीक है, मान लेते हैं कि Cl2 के साथ हो रही है, Cl2 के साथ हो रही है H की प्रति, है ना। तो आपको क्या करना है बेटा, इसमें इसका आंसर निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले ये पता कर लो कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के एच कितने हैं। फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एच। जैसे कि ये CH3 का एच इस CH3 के जैसा है, एक हटा दोगे, इसको काउंट नहीं करोगे। ये CH3 और ये CH3 आइडेंटिकल नहीं, आइडेंटिकल है, इसलिए किसी एक ही को आप हटा करके और Cl लगाओगे, क्योंकि दूसरे वाले को सेम ही आंसर मिलेगा, IUPAC नेम उसका भी वही होगा, तो एक प्रोडक्ट मिल गया। फिर एक ये अलग है, इसको भी सब्स्टिट्यूट करके Cl लिख दो, है ना। इस तरह से तुमको डिफरेंट स्ट्रक्चरल मोनोक्लोरो मिल जाएंगे। ये भी अलग है, ये भी एक प्रोडक्ट दे देगा आपको, है ना। इट्स लाइक दिस। फिर ये भी अलग है, ये CH3 तो है बट वो पहले जैसा नहीं है, उसका सराउंडिंग अलग है। ये, तो इस तरह से आपको चार यू नो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स मिले स्ट्रक्चरल। फोर क्या मिल गए बेटा, स्ट्रक्चरल। अब इसमें स्टीरियो सर्च करो। देखो यहाँ पर कोई कायरल कार्बन तो नहीं है, तो आप देखोगे यहाँ कायरल कार्बन है, और जैसे ही आपको पता चला कायरल कार्बन है, बिकॉज इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, कायरल कार्बन है, तो अगर डेक्स्ट्रो बन रहा है तो लेवो भी बन जाएगा, यानी कि इसका इनेंशियोमर मिल जाएगा। तो आपका एक आइसोमर और बढ़ गया। इसमें कोई कायरल कार्बन है, तो आप बोलोगे नहीं कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें कोई कायरल कार्बन है, हाँ कायरल कार्बन है, प्लस इसका इनेंशियोमर मिल जाएगा। इसमें कोई कायरल कार्बन है, नहीं कोई कायरल कार्बन नहीं है। तो असली में चार स्ट्रक्चरल है, बट टोटल कितने हैं बेटा, टोटल 6 होंगे, इंक्लूडिंग स्टीरियो, इंक्लूडिंग स्टीरियो। और इसमें जब आपसे पूछा जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, तो आप बोलोगे ये दो, दिस प्लस इसका एनेंशियोमर, दिस प्लस इसका एनेंशियोमर, ये 4। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। इसको प्रोसेस करो बेटा एक बार।
जनरली जो रिएक्टिविटी होती है वो F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2 होता है। ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसको यूज ही नहीं करते हैं। एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होती है, मोस्टली ये यूज किए जाते हैं बेटा। ठीक है। और एक बात और, सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचेंगे, तो अगर कहीं बेंजाइलिक एच है या एलाइलिक एच दिया हुआ है, तो उसका सब्स्टिट्यूशन सबसे आसान होता है। देन 3 डिग्री एच का, फिर 2 डिग्री एच का, और फिर 1 डिग्री एच का सब्स्टिट्यूशन। और अगर तुमको सिर्फ बेंजाइलिक एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो उसके लिए दो पॉपुलर रिएजेंट होते हैं, एनबीएस एंड SO2Cl2। ये दो है। जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए, ये, और इसकी रिएक्शन एनबीएस से करा दो, ठीक है, तो ये जो कार्बन दिख रहा है ना, ये कार्बन, इसी को हम लोग बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं, और ये H बेंजाइलिक H होता है। इस H को हटा करके हम लोग इस पे Br लगा देंगे। दैट विल बी अवर मेन प्रोडक्ट। ये, इसी को हम लोग बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं बेटा। हमेशा बेंजाइलिक और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ये बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन यहां पर हो रहा है, बेंजीन से कनेक्टेड कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। और वहां से H को हटाना है अगर एनबीएस दिया होता है। इवन अगर आपको Br2 H भी दे दे, वन इक्विवेलेंट लिख दे, तो आपको वहीं पर लगाना है, कुछ भी हो जाए ऐसा। ठीक है। ये एक तो पॉपुलर रिएक्शन है, लाइक अगर आपको ये दिया है और इसमें वो Cl2H डालते हैं, टू इक्विवेलेंट, और उसके बाद यहाँ पर दो Cl लगा देते हैं, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। इसमें मान लीजिए एक्वस QH या NaOH डाला, तो एक कार्बन पे दो OH आ जाता है, और एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होने पे H2O निकल जाता है। तो ये बेंजल्डिहाइड प्रिपरेशन मेथड हो जाता है इसके बेसिस पे। ठीक है। सो ये एल्केन का डिस्कशन है बेटा। और मेरे ख्याल से ये तुम्हें समझ में आया, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका कंटिन्यूएशन करेंगे। तो जो बाकी Br2 वाली रिएक्शन है पहले वो करेंगे, फिर बाकी जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं उनका भी रिवीजन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश कर लेंगे। ठीक है। चलो, अभी अगर इसमें कोई डाउट्स है तो आप रुकिएगा, नहीं तो अभी के लिए आप रेस्ट करिए। No doubt, sir. ओके बेटा। Bye, sir. Thank you. बाय बाय।